तो बच्चों, अपन विज्ञान के प्रथम पाठ हमारे आसपास के पदार्थ इनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। पाठ बड़ा सिंपल है। मुख्य तौर पर कुछ बातों का अपन पहले से ही अवलोकन करेंगे कि पदार्थ क्या है हमारे आसपास। हमारे का मतलब हम स्वयं, आसपास का मतलब अपने चारों ओर, अर्थात अपने सराउंडिंग्स। पदार्थ का मतलब अब हमारे समझ में आ गया, आसपास समझ में आ गया, और पदार्थ जो मूल चीज है उसको हमें समझना है। जहां जहां हमें कोई चीज दिखाई देती है, किसी का आकार दिखाई देता है, कोई बनावट दिखाई देती है, आकृति दिखाई देती है, ये सभी की सभी वस्तुएं, सामग्री जिनको हम नॉर्मल रूप से देखते रहते हैं, इन्हीं को वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी के सभी पदार्थ कहलाते हैं। ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है ये, और ये कोई न कोई स्थान घेरती हैं, अर्थात इनका आयतन होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास के सभी वस्तुओं को समझने का प्रयास करता रहा है। प्राचीन काल में दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा है, जिन्हें हमें पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पंच तत्व कहते हैं। जैसे वायु, अग्नि और जल, आकाश और पृथ्वी। इनके अनुसार निर्जीव हो या सजीव, सभी के सभी वस्तुएं हैं, ये पदार्थ कहलाती हैं। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने पदार्थ को नए प्रकार से विभाजित किया है। इसको भौतिक और रासायनिक गुणों के रूप में है वो बांटा है। सबसे पहले हम इस टॉपिक में पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसमें भी 2-3 बिंदु आएंगे। पहला जो है वो है पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं, या विचारधाराएं बहुत सी प्रचलित हैं कि पदार्थ है वो लकड़ी से बना है, पदार्थ रेत के कणों से मिलकर के बना है। तो इसके बारे में जो भी प्रथाएं या प्रचलित बातें हैं, उनके बारे में अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अब हम वैज्ञानिक तरीके से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्रियाकलाप्स हैं, एक्टिविटी हैं, वो हम देखेंगे। जैसे एक बीकर लेते हैं और उसमें 100 मिलीलीटर पानी डाल देते हैं, और उसका जल का लेवल देखते हैं, स्तर देखते हैं कि जल का लेवल है वो क्या है। अब दिए गए उस जल में हम कोई शर्करा या नमक के कुछ टुकड़े डालते हैं, और जो आसानी से उसमें घुल जाते हैं। अब देखते हैं कि जल का कोई स्तर है, उसमें बदलाव आया है या नहीं। वो आपने जो शर्करा और नमक डाले थे वो कहाँ चले गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें कुछ स्वीकार करना होगा कि ये सभी के सभी पदार्थ हैं। अब देखो, ये ऊपर चित्र दिया गया है। 3 प्रकार के गिलास हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के जो कण हैं, जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समा जाते हैं। ऐसे ही नमक और शर्करा दोनों का होता है। पदार्थ के अगला बिंदु है, पदार्थ के ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें एक नई एक्टिविटी, नई क्रियाकलाप हम लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के कोई 2-4 टुकड़े लेते हैं और वो 100 मिलीलीटर पानी में घोल देते हैं। उस 100 मिलीलीटर पानी में से 10 मिलीलीटर पानी अगले गिलास में डालते हैं, और उसमें 90 मिलीलीटर सामान्य पानी डालते हैं, घोल देते हैं। फिर उसमें से फिर 10 मिलीलीटर अपन पानी लेते हैं और तीसरे गिलास में डालते हैं, और फिर उसमें 90 मिलीलीटर पानी मिला देते हैं। इस प्रकार से ये घोल जो है,
इसको हम निकालते जाते हैं और नए गिलास में उसमें 90 ml पानी के साथ उसको मिलाते जाते हैं, अर्थात 5 से 8 बार इसको तनुकृत करते हैं, अर्थात सादा पानी मिलाते जाते हैं। हम देखते हैं कि पानी का जो रंग है वो अभी भी पिंक है, यानी गुलाबी रंग है। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं। प्रत्येक बार जब हम उसको पानी मिला रहे हैं, तनुकृत कर रहे हैं, तो घोल का रंग कुछ हल्का तो होता है, परंतु फिर भी पानी का रंग है वो अपने को गुलाबी ही नजर आता है। जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल मिलाए थे, उनमें छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं और वो सूक्ष्म कण है वो आगे जाने वाले पानी में भी कुछ मात्रा में चले जाते हैं। इस प्रकार से वो पानी है वो आपका रंगीन ही होता है। अब देखिए कि ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि हम पोटेशियम परमैंगनेट ही मिलाएं, उसकी जगह आप 2 या 3 बूंदे हैं या 2 ml या 4 ml डिटोल या अन्य कोई पदार्थ है वो भी ले सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण पढ़ते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का अभी आपने उदाहरण लिया कि उसमें पानी में आपने मिलाया, ठीक उसी प्रकार से हम जैसे चाय है, कॉफ़ी है और नींबू पानी है, ये सब हम मिलाते रहते हैं। उनके बाद में अगली एक बात ये आती है कि पदार्थ के कण है वो निरंतर गतिशील भी होते हैं। अब हम कैसे समझें कि पदार्थ के जो कण हैं वो लगातार गतिशील होते हैं? इसका एक क्रियाकलाप और है, क्रियाकलाप 1.3, कि अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके समीप जाना पड़ेगा। अगर मोमबत्ती को जला दें तो बात अलग हो जाएगी, आपको दूर बैठे ही उसकी सुगंध है वो आ जाएगी और इनका जो भी प्रेक्षण होता है उसको आप नोट करते जाइए। दूसरा है कि जल में जो कुछ क्रियाएं अपन कर रहे हैं उनमें से एक दो और लेंगे कि 2 गिलास लेते हैं और दोनों में या बीकर लेते हैं, दोनों में जल डाल लेते हैं। 1 गिलास के पानी में अपन क्या करते हैं कि कुछ लाल या स्याही की बूंदें डाल देते हैं और दूसरे में शहद डाल देते हैं। चूंकि शहद गाढ़ा होता है वो इतना जल्दी पानी में घुलता नहीं है। इसको अपने घर या अपनी कक्षा के किसी कोने में रख देते हैं और फिर अपन प्रेक्षण नोट करते हैं। अब देखो, स्याही की जो बूंद अपन ने डाली थी वो तुरंत प्रभाव से पानी के गिलास में है वो समा जाती है और शहद की बूंदें जो हमने डाली थी वो तुरंत बाद आपने देखा भी होगा कि इतना जल्दी है वो मतलब मटेरियल में घुलती नहीं है। ऐसा ही एक क्रियाकलाप और है कि 1 गिलास में गर्म पानी लेते हैं और दूसरे में ठंडा पानी लेते हैं। गर्म पानी में भी कुछ क्रिस्टल डालते हैं, वो कॉपर सल्फेट के या पोटेशियम परमैंगनेट के डालते हैं और उसको हिलाते नहीं हैं और वो धीरे धीरे उनको सतह पर बैठने देते हैं। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है? क्या ठोस और द्रव के कणों के बारे में आपको पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर भी बदलती है कि गर्म पानी में कैसे हो रहा है और ठंडे पानी में कैसे हो रहा है? ऐसे हमने 3 क्रियाकलाप पढ़े, 1.3, 1.4, 1.5। पदार्थ के कण है वो हमने देखा कि लगातार गतिशील होते रहते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के साथ साथ कणों की गति है वो भी तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होती है। उपरोक्त तीनों प्रकार के क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के जो कण हैं वो अपने आप ही एक दूसरे में मिल रहे हैं, घुल रहे हैं। ऐसा कणों के मध्य रिक्त स्थानों में समावेशित होने के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों का या उनके कणों का स्वतः ही मिल जाना विसरण कहलाता है। विसरण किसे कहते हैं? अब देखो, इसकी परिभाषा है वो आपको पूछी जा सकती है। अब विसरण क्या है कि दो विभिन्न पदार्थों
के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। इस तरह से हमें पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण है वो तेज हो जाता है। ये हमने देखा कि अब उसके बाद में कुछ क्रियाकलाप अपन और पढ़ेंगे कि दूसरा क्रियाकलाप एक ये है कि गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, इनके बारे में हम सब पढ़ेंगे कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं।